सबसे पहले आप मेरा पिंड देखें। रात के 10 बज चुके हैं यहाँ पे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग। तो मैं ज़रा लेक पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके खड़े होके कुछ बातें आपसे करनी है। तब तक आप शहर का व्यू एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उमर। और ये मेरा सेकंड पार्ट है स्वीडन का स्टडी वीज़ा के बारे में। तो जिसमें मैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको स्वीडन आने के बाद जो आपको प्लानिंग करनी है उसके बारे में बात करूँगा। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप स्वीडन पहुँच जाएंगे तो स्टडी वीज़ा इंशाल्लाह मिलने के बाद तो सबसे पहला आपका जो प्रोसेस होगा वो आप अपना आइडेंटिटी नंबर अप्लाई करेंगे, जिसको यहाँ की ज़ुबान में परशून नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलें तो पर्सन नंबर उसको बोलते हैं। वो आप अप्लाई करेंगे और पर्सन नंबर अप्लाई करने के बाद आप अपना आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसके बगैर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। जॉब, स्टडी, कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और नंबर 2, जो आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई करने के बाद का स्टेप है वो आप यहाँ पे जिस रीजन में भी आप आएंगे, जिस सिटी में भी आएंगे, उस सिटी के रिस्पेक्टिव ऑफिस में, एजुकेशन ऑफिस में आप जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपना स्वीडिश लैंग्वेज का कोर्स अप्लाई करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलें तो SFI बोलते हैं और यहाँ की लैंग्वेज में बोलें तो SFE बोलते हैं, जिसका मतलब है स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स। और यहाँ की ज़ुबान में बोलें तो उसका मतलब है स्वेंस्का फॉर इनवांद्रारे। लैंग्वेज कोर्स जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें नॉर्मली जगह मिलने में कुछ वीक्स लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं और किस जगह पे हैं और कितने इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे। तो क्योंकि स्लॉट्स इतनी जल्दी खाली नहीं होती। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि आप छोटे शहर में आएँ, तो छोटे शहर में आने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये भी है कि आपको जो लाइंस में बहुत सारे ऑफिस में आपको वेट करना पड़ता है वो आपका कम हो जाता है, आपके काम जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपके अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे मैं जवाब दे दूँगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई डिटेल्स अगर आप आंसर चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर आप मुझे DM कर सकते हैं और उसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल में आपको आपकी क्वेश्चन का जवाब दूँगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे बिग चैलेंज होता है जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं या कोई भी, चाहे वो फैमिली वीज़ा पे, स्पाउस वीज़ा पे आया हुआ है, चाहे वो इमिग्रेंट है, चाहे वो वर्क वीज़ा पे आया है, सबसे बिग चैलेंज जो है वो यहाँ पे रेजिडेंस फाइंड करना होता है। जो कि मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ कि जब आपका स्टडी वीज़ा लग जाता है, आप यहाँ पे आते हैं, आने से पहले आप टेम्परेरीली कोई अपनी रेजिडेंस अरेंज करते हैं। उसको अरेंज करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे जो स्वीडन में करंटली जो पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं फेसबुक पे, वो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके कोई हेल्प ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई अगर आपका जानने वाला है तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर आप मेरे शहर में आते हैं जो कि है खालस्ताद, तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। और टेम्परेरी रेजिडेंस के बाद आपको फाइंड करनी होती है अपनी एक स्टेबल एंड रेगुलर या परमानेंट रेजिडेंस कह लें उसको, वो आपको फाइंड करनी होती है रहने के लिए जगह। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जैसे मैंने बोला था कि आपको आईडी कार्ड अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपकी आईडी कार्ड के बगैर नहीं हो सकती।
जब आपका आईडी कार्ड बन के आ चुका होगा तो आप वो जगह फाइंड करेंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप यहाँ पे हॉस्टल वगैरह या मतलब कोई भी प्राइवेट अपार्टमेंट देखने जाते हैं, हॉस्टल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी इतनी फीसिस पे की होती हैं उन्होंने, और जो बजट उनके पास होता है थोड़े बहुत पैसे साथ लेके आए होते हैं, वो फिर इस चक्कर में सारे लग जाते हैं। तो हॉस्टल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि टेम्परेरीली रेजिडेंस कोई 1-1.5 महीने के लिए किसी से थोड़ा सा बातचीत करके सेटलमेंट करके आएँ। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपके लिए एक लॉन्ग टाइम या परमानेंट रेजिडेंस जो है वो भी फाइंड कर देता है। तो अगर नहीं होती और आपको 1-1.5 महीने का टाइम मिला है, 1-1.5 महीने की आपको रेजिडेंस मिली हुई है, तो उस सूरत में फिर आपको रेजिडेंस फाइंड करनी होती है। और रेजिडेंस फाइंड करने की एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देता हूँ। तो क्योंकि आप न्यू होते हैं, न्यू कंट्री में होते हैं, लोग यहाँ पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, वो मानते नहीं हैं और आपको देते नहीं हैं वो मतलब रेजिडेंस। तो उसके लिए एक जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये है कि आप अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आएँ। मैं एक रफली मतलब अगर आइडिया दूं तो आप अपने पास तकरीबन 1 लाख रुपया, 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये आप अपने पास एक्स्ट्रा रखें, जो कि आप एज ए एडवांस किसी भी हाउस ओनर को, किसी भी अपार्टमेंट ओनर को दे दें, ताकि उसको ये ट्रस्ट हो कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी 3-4 मंथ का किराया है। तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता, ये सेम मतलब पाकिस्तान वाला सिस्टम आपको बता रहा हूँ कि जब आप कोई भी घर किराए पे लेते हैं तो आप उनको 60-70 हज़ार लाख रुपया या 2-3 महीने का किराया आप उनको एडवांस देते हैं, फिर एवरी मंथ आप पे करते हैं। तो इस सूरत में आपको एक प्लस मिल जाता है, एक एज मिल जाता है। तो अगला बंदा जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट करने में मतलब जल्दी कर लेता है या वो एग्री हो जाता है। तो ये एक टिप है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि अपने पास जब भी आप जो भी बजट लेके आएंगे वो तकरीबन उसमें 1 लाख रुपया आप अपने जहन में रखिए कि ये रेजिडेंस के एडवांस के लिए मैंने रखना है। और जब आप रेजिडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, सेम टाइम आपकी स्ट्रगल जॉब के लिए स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान में तो बड़ा आसान लगता था कि यहाँ पे तो जनाब बाहर आएंगे तो सारा कुछ सेटल हो जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रगल होती है स्टार्ट में, अच्छी खासी स्ट्रगल होगी और आपने थकना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे चैलेंज अभी आने वाले हैं आगे। तो ये आप साथ ही जॉब सर्च करना शुरू कर देंगे। जॉब ये आप अपने जहन में बिल्कुल नहीं रखिएगा कि मैंने वो फलां जॉब करनी है, मैंने ये जॉब नहीं करनी। कोई चॉइस नहीं है आपके पास, क्योंकि आप जब नई जगह पे आते हैं तो फिर आपके पास चॉइस नहीं होती। चॉइस आएगी आपके पास 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा वाकफियत हो जाएगी, कुछ लोगों को आप जानने लगेंगे, आपके रेफरेंस बन जाएंगे, देन आपके पास चॉइसेस आती हैं। तो स्टार्ट में आपको कोई भी काम मिले तो आप उसको यस बोलते हैं। तो काम जो नॉर्मली ऑप्शंस होती हैं स्टार्ट में स्टूडेंट्स के लिए, वो मतलब रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा जो शॉप्स हैं उनके ऊपर एज ए हेल्पर, एज ए सर्विसमैन, एज ए सेलमैन, तो इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो वो आप बस घूमना शुरू कर दें। आप समझ लें कि आपके सिटी के अंदर अगर एक सेंटर है, एक मार्केट है और उसके अंदर 200 दुकानें हैं, तो आपने कोई एक दुकान छोड़नी नहीं है जहाँ पे आपने जाना नहीं है, या कोई एक रेस्टोरेंट छोड़ना नहीं है जहाँ पे आपने जाके बात करनी नहीं है। तो हर जगह पे जाके आपने बात करनी है, किसी न किसी जगह पे आपको कोई ना कोई जगह मिल जाती है। और प्लस ये कि जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपको लोग जानने वाले होते हैं, कुछ पाकिस्तानी होते हैं वो आपकी हेल्प कर देते हैं, कुछ मतलब कोई ना कोई आपको मिल जाता है तो आपकी हेल्प हो जाती है। लेकिन जॉब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना है, रेजिडेंस पे भी फोकस करना है और जॉब पे भी फोकस करना है। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ लेके चलेंगे। और ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने का मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आगे 3-4 महीने के बाद आपको अपने सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ़ीस पे नहीं करते तो देन आपको कुछ टाइम तो मिलता है 2-3-4 वीक्स का, मे बी, मेरे ख्याल से इतना भी नहीं मिलता, लेकिन मेरे ख्याल से मिल जाता है। अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो 3-4 हफ्ते का टाइम तो मिल जाएगा, 1 महीने का, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप फ़ीस पे नहीं करेंगे तो आपको वापस, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं सिर्फ स्टडी परमिट पे, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले जो 6 मंथ हैं वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ और बहुत मतलब 1 मिनट आपने ज़ाया नहीं करना और बड़ी मेहनत के साथ आपने गुजारने हैं, ताकि आपके लिए आगे जो है वो थोड़ी आसानी हो जाए।
और आपने पैसे भी जमा करने हैं अपनी फ़ीस जमा करवाने के लिए। तो फ़ीस में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं होते तो आप मतलब इंस्टॉलमेंट भी हो जाती हैं, आप कुछ मतलब फ़ीस जमा करवा लेते हैं, कुछ डिले कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे मतलब आप जब फ्रेंड्स बन जाते हैं तो वो आपस में जो एक जगह पर रह रहे होते हैं तो वो कर लेते हैं सेटलमेंट, कोई आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता है। ठीक है, फिर आप जब मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे 15 दिन के बाद पूरे होने हैं या 1 महीने के बाद पूरे होने हैं तो आप उनसे बात कर लेते हैं, यार मेरे पैसे थोड़े दे दो तो मैं अगले महीने आपको पे कर दूंगा। तो इस तरह की छोटी मोटी सेटलमेंट्स आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। मुझे पता है कि वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती हैं क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, तो वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बोलने को बहुत दिल करता है लेकिन टाइम बहुत कम होता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये शीशा किस चीज़ का, हर रोज़ हर वीडियो में ये शीशा नज़र आ रहा है, तो ये एक मेरे पास एक क्वाड बाइक है, तो मैं अक्सर इसके ऊपर घूमने फिरने के लिए आया होता हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक अलग किसी दिन जो है ना वो व्लॉग बनाऊंगा। ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।